प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक लेटेस्ट वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए खास होने वाली है जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूँ कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। और बच्चों, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान में जो आपका मानचित्र वर्क आता है ना, जो कि बोर्ड के पेपर में सीधा 10 नंबर में पूछा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस टॉपिक को भी कवर करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर होंगे तो उसको भी सब्सक्राइब करना। आइए बच्चों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही कॉपी लिखना जैसा कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। 70 में 70 का टारगेट पूरा करेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भैया, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को बच्चों बनाने में मेरे को बहुत सारा टाइम लग चुका है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भैया, इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है ना, वो कम से कम 1000 लाइक आप लोग कर दो। ठीक ना। कितना? 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, यही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आइए बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद पेपर में जो भी आपका खंड अ है, खंड ब है, दोनों का मैं सलूशन बताऊंगा। और एक कभी प्रश्न मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बच्चा मैंने आप सभी के लिए प्रण ले रखा है कि जब तक 70 में 70 दिलाऊंगा नहीं तब तक तो मैं दम लूंगा नहीं। ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे देखो दिया गया है, समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, और यहाँ पे 70 नंबर पूरा का पूरा यहाँ से मिल जाएगा। 30 नंबर तो प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को पेपर को पढ़ना है, सभी प्रश्न को हल करना जरूरी है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और बच्चा, ये जो पेपर होगा ना, 2 खंड में होगा, खंड अ और खंड ब में। ठीक ना। खंड अ में जो भी क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी रहने वाले हैं, जिनको ओएमआर पर हल करना होगा। ओएमआर को भरने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन चाहिए बच्चों। ठीक ना। और इसको इरेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और खंड ब जो है आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, जो कि 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ज्यादा फोकस करूंगा खंड ब के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से कॉपी लिखेंगे कि हमारा एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा नंबर हम स्कोर कैसे करेंगे। सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। उससे पहले बच्चों, आइए हम यहाँ पे हल करेंगे खंड अ के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया है? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, या कानून के समक्ष समानता। ठीक है। तो बच्चों देखो, 1804 के नेपोलियन कोड में किस बात को नहीं जोड़ा गया है? तो बच्चों, इस बात को नहीं जोड़ा गया है कि जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? इसको समाप्त कर दिया गया था बच्चों, इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ा गया था। ठीक ना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सन 1689 में, 1779 में, 1789 में, या 1889 में? तो बच्चों, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था? इमैनुअल द्वितीय को, जिउसेपे मैस्सिनी को, विलियम प्रथम को, या जिउसेपे गैरीबाल्डी को? तो बच्चों, सन 1861 की हम बात करेंगे ना, इस टाइम में जो यहाँ पे यंग इटली का जो सम्राट था ना, राजा था, वो कौन था बच्चा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इमैनुअल द्वितीय था। कौन था? इमैनुअल सेकंड था। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि अब की बार पेपर में सीधा छपने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक ना। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बेल्जियम कहां पर स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, या यूरोप? तो बताओ, बेल्जियम कहां पे भैया? ये है यूरोप में। कहां पे है? यूरोप महाद्वीप में है। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चा कि सन 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, या बैंकों का निजीकरण, या उद्योगों की संख्या में वृद्धि? बताओ, सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का रीजन क्या था? तो सबसे जो मेन रीजन था ना बच्चों, वो ये था कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो गया था। क्या था? कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक ज्यादा क्या हो गया था? प्रोडक्शन हो गया था। इसलिए क्या हो गया था?
प्रोडक्शन हो गया था और वो माल बिक नहीं रहा था, इसकी वजह से क्या हो गया था, महामंदी आ गई थी, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, ये रिंडर नहीं है, ये रिंडर है, ठीक ना। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, इसके बारे में बताना है। एक जानवर का नाम है कि घटना है कि खेल है कि एक बीमारी का नाम है। तो बच्चों रिंडर पेस्ट क्या था, एक जानवरों की बीमारी थी जो कि गाय और भैंसों में हो रही थी, ठीक ना। एक महामारी का नाम था। रिंडर पेस्ट क्या था बच्चा, एक बीमारी का नाम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय क्या नहीं है, मुद्रा, बैंकिंग, व्यापार या विदेशी कार्य। तो बच्चों राज्य सूची को किसमें शामिल नहीं किया गया बच्चा, ये देखो राज्य सूची का विषय क्या है, ये व्यापार हो जाएगा। इसमें देखो बाजार क्या होता है, बाजार और मेले क्या होता है, बाजार और मेले आते हैं इस सूची के अंतर्गत, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना, इसलिए क्या हो जाएगा, बिजनेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। संघात्मक शासन कहाँ नहीं है बच्चा बताओ, भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। बताओ संघात्मक शासन कहाँ पे नहीं है बच्चा, बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, श्रीलंका में। क्या हो जाएगा, श्रीलंका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, क्योंकि श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में एकात्मक शासन है। क्या है, एकात्मक शासन है। इस बात को ध्यान में आप लोग रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बेटा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र, लोगों का सिस्टम, बहुत सारे लोग मिलकर के उस सिस्टम को चलाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, लोकतंत्र कहा जाता है। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इस लोकतंत्र से संबंधित नहीं रख रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून के समक्ष समानता या बहुसंख्यकों का शासन। तो बच्चों देखो लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, क्योंकि भैया उसमें समान अधिकार दिया जाता है। क्या समान अधिकार दिया जाता है, बहुसंख्यकों का शासन नहीं चलेगा, सबको समान दर्जा दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए अब बच्चों हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक शासन जिसको बहुत सारे एक संघ के माध्यम से चलाया जाएगा, ऐसा शासन जिसको संघ चलाएगा उसको क्या बोलेंगे, संघात्मक शासन। अच्छा संघात्मक शासन की क्या विशेषता नहीं होती है, जल्दी बताओ क्या होता है। शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका या कठोर संविधान। तो बच्चों 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि कपास की खेती करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी उपयुक्त माना जाता है। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो कपास की खेती करने के लिए सबसे जो बढ़िया मिट्टी मानी जाती है ना, वो काली मिट्टी को माना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कर्तन एवं दहन कृषि, इसे हम झुम कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो झुम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है, बताओ। झुम कृषि कहां पर होती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या उत्तराखंड। तो बच्चों झुम कृषि किया जाता है मिजोरम में। कहा, मिजोरम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है। अब्रक, मैग्नीज, लौह या तांबा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अब्रक। क्या हो जाएगा, अब्रक को आधारभूत खनिज माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों अभी आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि भैया वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, लेकिन 70 में 70 इस वीडियो से पक्का आपका हो जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है, पूरी गारंटी है बाबू कि पूरा 70 नंबर यहीं से स्कोर हो जाएगा। आपको एक भी नंबर के लिए परेशानी नहीं होना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारी ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है बाबू, इसमें क्या हो जाएगा, कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। कागज, लौह एवं इस्पात, एल्युमिनियम या सीमेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट एक ऐसा उत्पाद है, सीमेंट एक ऐसा कच्चा माल है जो क्या करता है, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में यूज करता है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। विकसित मतलब डेवलप कर चुका है। दो प्रकार के देश होते हैं, एक तो होता है भैया विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। तो विकासशील देश में क्या होता है, विकास वो कर रहा है, अभी तो डेवलप कर रहा है, लेकिन विकसित में वो ऑलरेडी पहले से ग्रो कर चुका है। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें होगा फ्रांस, और बाकी भारत, ब्राजील और बांग्लादेश ये सभी विकास के अभी रास्ते पे है, ठीक ना। चलो
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी देश के विकास को नियंत्रित या निर्धारित करने का आधार क्या होता है। किसी देश को विकास करने का निर्धारित करने का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है बताओ। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार हमने बता भी रखा अपने चैनल पे, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य क्या है। नियमित काम, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, या इनमें से सभी। तो बच्चों इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू। अगला हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्रारंभिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय क्षेत्र को, या चतुर्थ क्षेत्र को। तो बच्चों देखो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि अथवा सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। और इस क्षेत्रक पर जो भारत है ना, भारत की जो आबादी है ना, कम से कम 70 से लेकर के ठीक ना 65% की ना 65 से लेकर के 70% जो आबादी है ना, इसी क्षेत्रक पर डिपेंड रहती है, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखना, कई बार भाई पेपर में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम ठीक ना पारित किया गया था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो बच्चों ये पारित हुआ था सन 1986 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। तो बच्चों जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन को अभी कभी तुरंत रट लो, ठीक ना, क्योंकि भाई ये एक वायरल पेपर है। क्या है, एक वायरल पेपर है और यही पेपर छपने वाला है, ठीक ना। अब चलो बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे खंडवा के सारे प्रश्नों को, और यहाँ पे समझेंगे खंडवा के सारे प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद ये भी समझेंगे कि भाई आपको बोर्ड कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड कॉपी लिखते समय कौन कौन सी गलतियां भी नहीं करना, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात मैंने आपको क्या बताया था, 1000 लाइक का टारगेट आप लोग पूरा करा दो। 1000 लाइक का टारगेट पूरा करा दो। और बच्चों इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो कि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, उनके पास पूरा पहुंचा दो और 1000 लाइक कर दो, ठीक ना। 1000 लाइक का टारगेट भी आप लोग पूरा करवा दो, ठीक ना। आइए बच्चों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जिनको 80 शब्द के अंतर्गत आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सही समझाइए, ठीक ना। तो बच्चों आप तो पहले ये क्वेश्चन करो, नहीं तो अथवा करके एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को हल करना है, ठीक ना। दोनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन करो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे हल करेंगे, ठीक ना। किस क्वेश्चन को हल करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 21 है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे परेशान मत होना। प्रश्नोत्तर संख्या कोई भी डाल सकते हो। इसमें लिखेंगे हेडिंग लगाना महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहली बात कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ा। अच्छा कौन कौन सा प्रभाव पड़ा था उसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले लिखेंगे कि महामंदी के दौरान जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पादों के दाम घटने लगे तो यहाँ की फसलों में भी दाम बहुत कम हो गया था। माने देखो महामंदी के दौरान जो भी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय बाजारों का जो दाम था घट गया था, इसके वजह से जो इंडिया का जो दाम था ना, जो भी फसल था उसका भी दाम क्या हो गया था, कम हो गया था, घट गया था, ठीक ना। अगला परिणाम लिखेंगे कि परिणाम यह हुआ कि साल 1928 से लेकर के 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% से ज्यादा कम हो गई। 50% से भी क्या हो गई, गिरावट आ गई गेहूं की कीमत में। अगला पॉइंट लिखेंगे आयात और निर्यात घटकर करीब आधा रह गया था। माने जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था सबका क्या हो गया था, आधा हो गया था। 50% एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी गिरावट आ गई थी, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को बोर्ड के पेपर में सटीक आंसर देना है और जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आप सभी को आंसर लिखना है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में विवेचना करना है, ठीक ना। बताओ कि भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताएं क्या होती है, या ये आप बताओ कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, उसका आंसर बताओ, ठीक ना। तो बच्चों हम यहाँ ये करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसके बारे में समझेंगे। इसके लिए आपको 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे, ठीक ना। क्या लिखेंगे, सत्ता की साझेदारी। इसमें क्या लिखेंगे बच्चा कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। क्यों, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यह सामाजिक टकराव हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसलिए सत्ता में हिंसा
सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है और सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक माना जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है। एक बार और सुन लो कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। भाई जो जिसके अनुरूप है, जिसका जितना हिस्सा हो रहा है भाई उसको हिस्सा दे दो, और ये सामाजिक टकराव हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है, ठीक ना। और यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना क्या हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए अच्छा माना जाता है। और इस प्रकार सत्ता का जो बंटवारा होता है ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। समझ में आ गया? चलिए अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बच्चा कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना करना है। 4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा ये बताओ संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके लिए किन 3 उपायों के बारे में चर्चा करना है, बढ़िया से लिखना है। तो बच्चों आइए समझते हैं कि भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप क्या होता है, मॉडल क्या होता है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि भारत में अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, जिससे पशुओं के चरने में समस्या उत्पन्न होगी। शुद्ध लिखेंगे कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का हिस्सा 54% से अधिक नहीं है, माने जितना हिस्सा बोया जाएगा वो 54% से ज्यादा नहीं है। यदि हम प्रति भूमि के अलावा अन्य भूमि भी शामिल कर लें तो शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र का प्रारूप एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल जाता है। पंजाब में 80% क्षेत्र शुद्ध बोए जाने वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो यहाँ घटकर 10% ही रह जाता है। माने यहाँ की जो बोने वाली जो क्षेत्र कितना है, खाली 10% है। इस प्रकार से हम ये लिखेंगे कि भारत में भूमि उपयोग का क्या मॉडल है, क्या प्रारूप है। इस प्रकार से आप सभी को पूरा कंट्री का पूरा स्टेट का यहाँ पे बता सकते हो। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, इसके बारे में बताओ। या आप ये बताओ कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक ना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 में आया था, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो ये बच्चों इसी को समझ लेते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक ना, जो इजी है आसान है उसी को समझ लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे मनरेगा, ठीक ना, भारतीय या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक ना, ये सन 2005 में आया था। इसमें क्या लिखेंगे कि केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया था। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा, ठीक ना। बाद में इसको महात्मा गांधी के द्वारा और इसको बेनिफिट कर दिया गया, तो एम लग गया था पीछे, तो मनरेगा हो गया था, ठीक ना। तो नरेगा 2005 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नरेगा 2005 भी कहा जाता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य को समझ लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या था, उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है उनको सरकार के द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। आगे लिखेंगे यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो यह लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, ठीक ना। अगला इसमें पॉइंट लिख देंगे, इस अधिनियम में उन कामों की वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे, नरेगा के बारे में लिख देंगे। और नरेगा का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, 3 आपको लिख देना है। 4 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। आगे समझ में? चलिए अब बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 150 अंकों में हल करना होगा, 150 शब्दों में हल करना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक ना। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भैया नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा था। आप ये करो, नहीं तो ये करो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, इसे क्यों चलाया गया था और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में समझाना है, बताना है, ठीक ना। तो आइए बच्चों हम भैया ये समझ लेते हैं भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च से हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। आगे लिखेंगे कि दांडी मार्च मोहनदास करमचंद गांधी ने के नेतृत्व में शुरू किया गया था और यह एक अहिंसक आंदोलन था। क्या था? अहिंसक आंदोलन था। इसमें मारामारी या कहीं भी लाठी का बात नहीं चल रहा था, ठीक ना। आराम से पूरा बढ़िया से शांतिपूर्वक इसे चलाया जा रहा था इस आंदोलन को। इसका नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब आया था? 1930 में आया था। किसने चलाया था? मोहनदास करमचंद गांधी। इतना समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों आगे हम समझ लेते हैं इसका रीजन, भाई चलाने का वजह क्या था, क्यों चलाया गया था। तो लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का मुख्य कारण क्या था भैया। आगे लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी नामक सत्याग्रह के कारण हुई थी,
जिसे नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार के नियंत्रण के लिए लगाया गया था। ये इसी की वजह से हुआ था, इसी कारण के वजह से हुआ था। आगे लिखेंगे इसका प्रभाव क्या पड़ा था। इसमें लिखेंगे इस आंदोलन ने भारतीयों के अंदर या ठीक ना राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर दी, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई थी। विदेशों से कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं की आयात में कमी आ गई। सरकार को शराब उत्पाद शुल्क तथा भू राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली आय में भी कमी आ गई। ठीक ना, इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ गया था। इतने चीजों का डिटेल्स आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखोगे तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा नंबर यहाँ से अचीव कर सके वो। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बच्चा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे समझिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये है 6ठा नंबर क्वेश्चन कि भारत में कभी कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करती है, क्यों? इस स्थिति से छुटकारा पाने का सुझाव क्या होगा? ठीक ना, इसके बारे में लिखना है। और नहीं तो इसके बारे में बताओ कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारण के साथ समझाइए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का मैंने राइट आंसर मैंने अपने प्रीवियस वाले मॉडल पेपर में समझा रखा है। अगर आप उस मॉडल पेपर को अभी तक नहीं देखे हो तो क्लास 10th सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में जाओ और उस पूरा प्लेलिस्ट को देख लो। ठीक ना, पूरा यहाँ पे 70 में 70 आ जाएगा। ठीक ना, 70 में 70 स्कोर करना है तो उसको पूरा देख लो भाई। ठीक, आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है, बेहतर है, क्यों है? इसका रीजन समझते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर काम करते रहते हैं। ठीक ना, ये तो हो गया बच्चा शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। लेकिन इसका रीजन आपको बताना है भैया, क्यों बेहतर है यह बताओ कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्या क्यों अच्छी है? इसका रीजन यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला रीजन क्या है कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। लोकतांत्रिक शासन में अंतिम जो सत्ता होती है किसके हाथों में होती है? वो जनता के हाथों में होती है। जनता अपने शासकों का चुनाव करती है और जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा भी सकती है। तो भैया ये तो हो गया पहला रीजन। अगला रीजन क्या लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह संविधान के नियमों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही काम करती है या कानून बनाती है। ये तो हो गया दूसरा रीजन। अगला रीजन लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है। क्या लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को सरकार की गलत नीतियों को आलोचना करने का पूरा अधिकार होता है, पूरा हक होता है। ठीक ना, जनता चाहेगी जो मन वो सरकार को बोल सकती है, डांट सकती है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बहुसंख्यक समुदाय के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदायों के हितों में भी काम करता है, रक्षा करता है। ठीक ना, ये सबके लिए लाभकारी होता है, ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक के लिए खाली काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगला हम अंतिम पॉइंट लिखेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार विविध प्रकार के असमानताओं को कम करने की कोशिश करती है। मतलब जहां पे ऐसा लगेगा यहाँ असमानता दर्शाई जा रही है उसको क्या करेगा? कंट्रोल कर देगा, उसको कम कर देगा। ठीक ना, अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाइए। या ये बताओ कि चावल की खेती करने के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना करना है और भारत में किसी 3 प्रकार के उत्पादक क्षेत्रों का नाम भी लिखना होगा। ठीक ना, उसका विवेचना भी करना होगा। ठीक ना, तो ये बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक ना, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 7वां या 27वां। ठीक ना, जो मन करे वो यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यह लिखेंगे अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। क्या लिखेंगे बच्चा कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। माने ऐसा माना जाता है कि भैया जो इंडिया है ना, इंडिया सबसे ज्यादा जो डिपेंड किस पे करता है? कृषि पे ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कृषि प्रधान देश भी बोला जाता है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि क्षेत्रों पर या कृषि कामों पर संलग्न है या डिपेंड है। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करती है या प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। कृषि भारत का मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है और सकल घरेलू उत्पाद में 26% योगदान कृषि का ही होता है। आगे लिखेंगे बच्चा कि कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं हैं और पिछले हजारों वर्षों में भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में परिवर्तन हुआ है। माने टाइम टू टाइम खेती करने का जो तरीका है, मॉडल है, वो हमेशा लगातार क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहा है। इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे? महत्व लिख देंगे, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर ना कटेगा। ठीक ना, चलिए
अब बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं अगला जो कि हमारा अंतिम नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, कि भैया वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उसके बारे में लिखना है। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। या अब ये बताओ कि उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में आया था, इसकी उपयोगिता क्या थी, उसके बारे में विवेचना करना है। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये बच्चों हम समझते हैं कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, आशय क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक ना। डिटेल में समझेंगे उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भैया अब एक बार वीडियो को दबा के लाइक कर दो और 1000 लाइक का जो मैंने टारगेट ले रखा है ना, इसको आप कंप्लीट करवा दो पेपर आने तक, ठीक ना। चलिए आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। इसमें लिखेंगे अधिक विदेश व्यापार, क्या लिखेंगे, अधिक विदेश व्यापार और उनकी विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। क्या लिखेंगे कि इसमें यह लिखेंगे कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण बोलेंगे। माने इंडिया से भारत, ठीक ना, इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, माने बहुत सारे देशों में आपस में मिलकर के जो भी बाजार किया जाएगा, ठीक ना, बिजनेस किया जाएगा, वो क्या होगा, वैश्वीकरण के अंतर्गत होगा, ठीक ना। अब बताओ इसके कारक क्या है, वैश्वीकरण को संभव बनाने कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि वैश्वीकरण को संभव बनाने में निम्नलिखित कारकों का भूमिका है। सबसे पहला क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इसमें क्या लिखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। आगे लिखेंगे कि विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां मिलकर काम कर रही है, भाई प्रोडक्शन कर रही है, देश ग्रो कर रहा है, ठीक ना। आगे लिखेंगे उन्नत प्रौद्योगिकी, इसमें यह लिखेंगे कि वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है। इस प्रकार से आप सभी को उन्नति प्रौद्योगिकी के बारे में लिख देना है। और अंत में लिखेंगे उदारीकरण, क्या लिखेंगे, उदारीकरण, जो कि वैश्वीकरण का क्या है, एक कारक है जो कि इसको ग्रो कराने में काम कर रहा है। इसमें क्या लिखेंगे कि सरकार के द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेशों को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही है। साथ ही साथ व्यापार और निवेशों के कारण उदासीनीकरण या उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण का सुगम बनाया हुआ है। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को बोर्ड के पेपर में पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर देना होगा, सटीक आंसर देना होगा, ठीक ना, तब जाकर के पूरा का पूरा नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। अब चलो बच्चों हम आगे बात करेंगे, मानचित्र संबंधी वर्क करेंगे, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए सीधा सीधा 10 नंबर में पूछा जाता है। तो ये बच्चों बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले निर्देश को पढ़ते हैं भैया कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाना है और सही नाम एवं सही अंकन के लिए आधे आधे नंबर दे दिए जाएंगे। और इसमें पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां 1927 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो बच्चा देखो सही आंसर बताओगे ना, कहाँ पे हुआ था, उस स्थान का नाम बताओगे तो आधा नंबर मिलेगा। और उस स्थान को सही लोकेशन बता दोगे मानचित्र में ना, जैसे मान लो ये मानचित्र है, ठीक ना, जैसे ये मान लो मानचित्र है और इस मानचित्र में उस जगह का नाम बता दोगे तो उसके लिए आधा नंबर मिल जाएगा। कुल मिलाकर के 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। भैया वह स्थान जहां 1927 में, ठीक ना, 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। कहाँ पे हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक ना। मद्रास कहाँ पे है, चेन्नई। अब बताओ मद्रास, चेन्नई कहाँ पे है बच्चा, बताओ इस मैप में आप लोग बताओ कि चेन्नई कहाँ पे है। तो बच्चा देखो चेन्नई कहाँ पे है, तो चेन्नई वाला इलाका ये है, देखो यहाँ पे जो कॉर्नर दिख रहा है ना, ये वाला है चेन्नई का इलाका है। तो सबसे पहले इस स्थान को क्या करोगे, इस स्थान को आप करोगे क्या, ठीक ना, यहाँ पे देखो इस वाले चिन्ह से दर्शा दोगे, इस वाले चिन्ह से दर्शा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे क्या, मद्रास। क्या लिख दोगे, मद्रास। यहाँ पे क्या लिख दोगे, मद्रास। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिखना होगा, यहाँ पे 9 का ए कर रहे हो और इसका क्या कौन सा कर रहे हो, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, कौन सा, पहला। 9 का ए का पहला और इस चिन्ह से दर्शाओ, यहाँ पे लिख दो मद्रास या चेन्नई। आ गया समझ में,
चलो इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो उस जगह का क्या नाम था? साबरमती, जो कि गुजरात में पड़ता है। अब बताओ मानचित्र में कहाँ गुजरात है? तो गुजरात वाला इलाका ये रहा बच्चा, गुजरात वाला इलाका ये रहा, तो यहाँ पे लिख दो साबरमती और इस चिन्ह से दर्शाओ। यहाँ पे लिख दो साबरमती, क्या लिख दो? साबरमती, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो साबरमती और इस क्वेश्चन का नाम भी दर्शा दो, क्या नाम है बता दो। यहाँ पे लिख दो 9 का ए। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। इस प्रकार से आपको बोर्ड के पेपर में यहाँ पे लिखना होगा 9 का ए का सेकंड साबरमती, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, तो कहां पे किया था बच्चा? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे किया था? अहमदाबाद, जो कि ये भी गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। ये भी कहां पड़ता है? गुजरात में। तो यहाँ पे भी यही दर्शाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अहमदाबाद। कहां पे लिख देंगे? अहमदाबाद। कहां पे लिख देंगे? अहमदाबाद, ठीक ना। ठीक, और ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चा? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 9 का ए का तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये कहां हुआ था बच्चा? ये हुआ था अमृतसर पंजाब में। कहां पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में। तो बताओ मैप में अमृतसर पंजाब कहां पे है? तो ये वाला एरिया है ना बाबू, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया पूरा ये क्या है? अमृतसर पंजाब में है। तो यहाँ पे हम दर्शाएंगे इस चिन्ह के माध्यम से और यहाँ पे लिख देंगे क्या? यहाँ पे हम लिख देंगे भैया ये क्या है? पंजाब है। क्या है? यहाँ पे लिख दो पंजाब, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो पंजाब या अमृतसर, ठीक ना। अमृतसर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दो भाई अमृतसर पंजाब। और ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 का ए का कौन सा? चौथा ऑप्शन है, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि वह स्थान जहां से 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था, तो कहां पे हुआ था बच्चा? ये हुआ था नागपुर। कहां पे हुआ था? नागपुर, जो कि मुंबई में पड़ता है। कहां पड़ता है? मुंबई में। कहां पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। बताओ मुंबई में कहां पड़ता है? मुंबई वाला इलाका कौन सा है? तो जस्ट गुजरात के बगल में मुंबई है। यहाँ पे नागपुर वाला इलाका ये है, तो यहाँ पे लिख दो नागपुर। यहाँ पे क्या लिख दोगे? नागपुर, ठीक ना, नागपुर। और ये कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो 9 का ए और इसका कौन सा क्वेश्चन है? 5वां नंबर, ठीक ना। एग्जामिनर पूरा समझ जाएगा भाई, ठीक ना। 5 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा, ठीक ना। 5 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएगा। अब चलिए बच्चों हम आगे बात कर लेते हैं 9 का बी का सोल्यूशन। 9 के बी का सोल्यूशन कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए और यहाँ बताना है कि राजस्थान की राजधानी को सी के माध्यम से दर्शाना है, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। राजस्थान की राजधानी बता दोगे तो आधा नंबर और चिन्ह के द्वारा मैप में दिखा दोगे तो उसके लिए आधा नंबर, 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। तो बताओ राजस्थान की राजधानी कहां पे है? तो ये है जयपुर। कहां पे है? जयपुर। अब बताओ बच्चा कि राजस्थान कहां पे पड़ता है? तो राजस्थान वाला इलाका कौन सा है मैप में? बताओ राजस्थान, ये जस्ट गुजरात के बगल में राजस्थान है। तो यहाँ पे दर्शा दो भैया आप, ये कौन से चिन्ह के द्वारा दर्शाना है? यहाँ पे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है और इसमें लिख देना सी, ठीक ना। इसमें लिख देना सी। और ये कौन सा क्वेश्चन है? 9 के बी। 9 के बी है और इसमें क्या कौन सा क्वेश्चन है? पहला है, 9 के बी का पहला। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे? जयपुर। क्या लिख दोगे? जयपुर। इसमें लिख दो भैया जयपुर, पूरा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा तो अब जाकर के पूरा नंबर मिलता है, ठीक ना। अब चलो महानदी पर निर्मित एक बांध बताओ और उस बांध का नाम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो महानदी पर कोई बांध बताओ? हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। और ये कहां पे है बाबू? ये है उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में। कहां पे है? उड़ीसा में है। और बताओ मानचित्र में उड़ीसा कहां पे है? तो मानचित्र में उड़ीसा वाला इलाका ये है, ठीक ना। और उसको दर्शाना है इस चिन्ह के द्वारा भैया, अंदर में क्या कर देना? बराबर, ठीक ना। और यहाँ पे बता दो भैया क्या है नाम इसका? उड़ीसा। उसका नाम बता दो हीराकुंड। क्या है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध, ठीक ना, हीराकुंड बांध। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है 9 का बी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है, पूरा समझना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी का नाम बताओ और नदी को इस नदी वाले चिन्ह से दर्शाना है, ठीक ना। उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी जिसे मान लो गंगा। क्या है? गंगा। क्या है? गंगा। और गंगा किस में कहां बहती है? मान लो यूपी में। यूपी वाला स्थान क्या है? ये, ठीक ना। यूपी वाला क्या है? ये। यूपी वाला क्या है? ये वाला स्थान, सॉरी ये वाला, ठीक ना। यहाँ पे लिख दो यूपी और इस चिन्ह के द्वारा दर्शा देना है। यहाँ पे लिख दो उत्तर प्रदेश, ठीक ना। और कौन सी नदी का नाम है? गंगा। गंगा नदी। ये कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे क्वेश्चन का नाम बता दो भैया, कौन सा? 9 का बी का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है 9 का बी का तीसरा क्वेश्चन। अच्छा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताओ। परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? तो राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र। राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र। यहाँ पे राजस्थान में आओ,
ये वाला राजस्थान वाला इलाका है और किस चिन्ह से दर्शाना है, 3 स्टार लगाना है, ठीक ना, 3 यहाँ पे स्टार लगा देना है, ठीक ना। और यहाँ पे दर्शा दो, यहाँ पे लिख दो क्या है, राजस्थान, क्या है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 9 का बी का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन बच गया कि दक्षिण भारत में कहवा उत्पादक कोई एक राज्य का नाम बताओ और यहाँ पे इस फूल वाला चिन्ह से बताओ। कहवा कौन उत्पादन करता है भैया, बताओ। केरल भी करता है और साथ में कर्नाटक भी करता है। तो केरल कहाँ पे है, सीधे एकदम मैप में नीचे आ जाओ, ठीक ना, मैप में नीचे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो इस वाले चिन्ह से, ठीक ना, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक फूल बना देना, यहाँ पे लिख दो क्या, केरल, क्या लिख दोगे, केरल। और ये कौन सा क्वेश्चन है, 9 के, यहाँ पे देखो 9 के बी का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को पूरा मानचित्र भर दोगे, आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा यहाँ से आप सभी का नंबर मिलेगा भैया, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो। और लाइक का मैंने टारगेट क्या बताया था आप लोग जानते ही हो, 1000 कम से कम आप सभी को लाइक करना है। वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अभी तक आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको भी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।